अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इजिप्ट एंड द गिफ्ट ऑफ नाइल स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके हमारा सबसे पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द नाइल रिवर फॉर द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी वो रिवर नाइल के साथ कैसे ग्रो हुई और कब बनी। अब बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में हमारे पास सिर्फ उसका बैकग्राउंड दिया हुआ है कि वो कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी। तो इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है नाइल वैली। सो द इजिप्टियन सिविलाइजेशन एमर्ज्ड अराउंड 3500 अलॉन्ग द बैंक ऑफ नाइल रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी वो एमर्ज्ड हुई, एमर्ज का मतलब बढ़ना शुरू हुई, ग्रो हुई। कब? अराउंड 3500 BCE के करीब। किसके करीब थी? द बैंक ऑफ नाइल रिवर। एक तरफ नाइल रिवर जा रहा था, रिवर के साथ ये जो सिविलाइजेशन है बनना शुरू हुई थी अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की तरफ। ठीक है, अलॉन्ग द बैंक ऑफ नाइल रिवर इट ऑक्यूपाई द फर्टाइल नाइल डेल्टा एंड द नाइल रिवर। मतलब इसमें जो ज़रख़ेज़ थे नाइल डेल्टा और नाइल वैली extended from the Mediterranean Sea in the north to the first contract of the Nile River in the south। अभी कहाँ से स्टार्ट होता है? नाइल डेल्टा, नाइल वैली एक्सटेंड हुआ कहाँ से? मेडिटेरियन सी से शुरू हुआ जो कि नॉर्थ में था और ये फैला कहाँ तक? नाइल रिवर साउथ तक फैला। तो बेसिकली इसमें से वो बता रहे हैं कि ये रिवर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। So the civilization was able to flourish there due to an annual flooding of the river। यानी कि जो सिविलाइजेशन थी, फ्लोरिश का मतलब होता है तरक्की करना। तो ये सिविलाइजेशन बढ़ना शुरू हुई, तरक्की करना शुरू हुई जब यहाँ पे एनुअल फ्लडिंग, जैसे हमारे पाकिस्तान में हर साल सैलाब आता है, फ्लड आता है, तो इस तरह वहाँ पे भी आता था। और जब वो सैलाब आता था क्योंकि वो रिवर के बिल्कुल साथ सिविलाइजेशन थी, जैसे ही वो सैलाब आया तो वो जो पानी था ज़्यादा ऊपर हो जाता था और वह इनकी सिविलाइजेशन यानी कि इनकी ज़मीनों पर पानी चला जाता था। जब वो वहाँ जाता था तो इनकी ज़मीन फ़र्टाइल हो जाती थी और जब ज़मीन ज़रख़ेज़ हो गई, फर्टाइल हो गई, तो फिर वहाँ पे वो एग्रीकल्चर का काम करते थे, यानी कि खेती बाड़ी करना और फिर फसलें उगाना। सो द सराउंडेड एरिया आल्सो सपोर्टेड वाइल्ड लाइफ दैट कुड बी हंटेड फॉर फूड और ट्रेन फॉर लेबर। अब देखो, एक तो उन्होंने एक ज़रिया मिल गया उनको एग्रीकल्चर का कि जब सैलाब आता था तो उनकी ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती थी जो भी काम करते थे। उसके बाद एक तरफ उनका जंगल भी था, वाइल्ड लाइफ, जंगली ज़िंदगी भी थी, जहाँ से वो हंट करते थे फूड को हंट करके खाते थे और जो जानवर उनको मिलते थे उनको ट्रेन करते थे लेबर के लिए। यानी कि पहले ज़माने में क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने जाना है तो आप वो जो या घोड़े हो गए या गधे हो गए, उन पर सामान रख के आप लोग एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। तो वो ये कहने की कोशिश करें कि उनके इर्द गिर्द एक तो पानी भी था, रिवर भी था और दूसरी तरफ जंगल भी था, जहाँ से वो फूड भी हंट करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे और उनको ट्रेन करते थे लेबर के लिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह जा सके। सो द लॉन्ग एंड नैरो वैली, ये एक बहुत लंबी और पतली सी वैली थी, वाज सराउंडेड बाय डेजर्ट। इसके इर्द गिर्द क्या थे? डेजर्ट थे और हाई माउंटेन्स थी। ये याद रखना, इस वैली के इर्द गिर्द क्या था? एक तो हमने पढ़ा रिवर था, एक तो पढ़ा हमने वाइल्ड लाइफ था, दूसरी तरफ उसके डेजर्ट भी था और बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स भी थी जो कि इस वैली को, इस सिविलाइजेशन को पूरी दुनिया से कट ऑफ करती थी। वो पहाड़ियाँ, इनको दूसरी तरफ का नहीं पता था और दूसरी तरफ को इनका नहीं पता था, ऐसे था। सो ड्यू टू दिस इट्स यूनिक जोग्राफिकल लोकेशन, इसकी इसी यूनिक जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हार्डली एनी चेंज अकर इन द रीजन फॉर ऑलमोस्ट 3000 ईयर। क्योंकि अब इसको दुनिया का नहीं पता था तो इनको नहीं पता था हमने कौन सी चीज़ें चेंज करनी है, कौन सी नहीं करनी, तो इसी वजह से इस रीजन में कब 3000 साल तक कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये था एक नाइल वैली का बैकग्राउंड कि नाइल वैली कब बनना शुरू हुई, किसके साथ थी, अफ्रीका के कौन से हिस्से में थी और मैं कौन से सी से लेके कहाँ तक हुई। उसके बाद ये सिविलाइजेशन बनना, ग्रो करना कब शुरू हुआ? जब
फ्लड आता था एनुअल, और फिर उनकी ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती थी, फिर वो एग्रीकल्चर का काम करते थे। उसके बाद जब उनके इर्द गिर्द जो वाइल्ड लाइफ थी, जंगली ज़िंदगियाँ थी, जो जंगली जानवर थे उनको हंट करते थे, वहाँ से खाना भी लेते थे, और उनको जो जानवर थे उनको ट्रेन करते थे एज अ लेबर। फिर ये पतली सी जो नैरो वैली थी, इसके इर्द गिर्द डेजर्ट था और बड़ी बड़ी माउंटेन थी, जो इनको पूरी कंट्रीज़, पूरी दुनिया से अलग करते थे, कट ऑफ करते थे। तो इसी वजह से, इसी यूनिक स्ट्रक्चर, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इनमें 3000 साल तक कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, डिस्कवरी ऑफ एंशियंट इजिप्ट। अब डिस्कवर कैसे किया उन्होंने? सो द फ्रेंच जर्नल नेपोलियन बोनापार्ट लेड अ मिलिट्री कैंपेन। अब एक फ्रेंच जर्नल था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट लेड अ मिलिट्री कैंपेन। इस बंदे ने जो है एक कैंपेन चलाई। जैसे अगर हम कैंपेन चलाते हैं ना, अगर मैं आपको बोलूँ चाइल्ड राइट, अगर बच्चों को हकूक़ नहीं मिल रहे तो हम लोग एहतजाज करेंगे, कैंपेन चलाएंगे, वैसी कैंपेन। तो इस बंदे ने एक कैंपेन चलाई, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। कहाँ पे? इजिप्ट में। और कब चलाई? 1798 में। आपका यहाँ से एक फिल इन द ब्लैंक से MCQs आ सकता है। एक तो किस बंदे ने चलाई, किसके अगेंस्ट चलाई, और कब चलाई? 1798 में। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ही टुक मैनी आर्टिस्ट अलॉन्ग विद हिम। जैसे जैसे वो कहीं भी जाता था तो वो अपने साथ आर्टिस्ट रखता था। आर्टिस्ट मतलब जिसकी ड्राइंग अच्छी हो, जो ड्रा कर सके, जो लिख सके, वैसा। हु मेड स्केचेस ऑफ बिल्डिंग एंड सीनरी टू कीप रिकॉर्ड। वो आर्टिस्ट क्या काम करते थे? अब ये इसने अपने साथ आर्टिस्ट रखे होते थे, ठीक है, कि जहाँ जहाँ से गुजरेंगे इनको जो जो जगह मिलेगी, जो बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, जो सीनरी नज़र आएगी, उसको स्केच बनाते थे। वो स्केच क्यों बनाते थे? ताकि वो अपने पास रिकॉर्ड रख सकें। रिकॉर्ड क्यों रख सकें? अभी ये आगे लिखा हुआ है। सो द रिकॉर्ड कीप बाय द फ्रेंच सोल्जर। अब वो जो फ्रेंच सोल्जर्स थे वो अपने पास वो रिकॉर्ड रखते थे। आर द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड डाटा ऑन इजिप्ट। ताकि अब देखो, हमें पता है इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट में ये चीज़ें होती थी, वो नाइल वैली के पास रहते थे, या वहाँ से शुरू हुई। अब हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये चीज़ें पहले रिकॉर्ड की हुई थी। अब उन्होंने वो जहाँ जहाँ से गुज़रते थे वो उस जगह की, उस बिल्डिंग की स्केचेस बना लेते थे। दैट्स वाई कि आगे आने वाली नस्लों को पता चल सके कि वहाँ पे हुआ क्या है, और वो कैसे सिविलाइजेशन ग्रो किया, वो सब कुछ। सो इट वाज लेटर पब्लिश्ड इन अ सीरीज़ ऑफ पब्लिकेशन। ये जितना भी रिकॉर्ड था, बाद में ये पूरी सीरीज़ एक पब्लिकेशन, एक बुक की फॉर्म में, एक पब्लिकेशन की फॉर्म में हमारे सामने आई, जिसको कहा गया डिस्क्रिप्शन ऑफ इजिप्ट, ठीक है। एक MCQs आपका ये आ सकता है कि वो जो इन्होंने पब्लिकेशन की सीरीज़ बनाई, जो पब्लिश की, उसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ इजिप्ट। तो इस पैराग्राफ में आपको ये पता हो कि कौन से जर्नल, फ्रेंच जर्नल था जिसने कैंपेन चलाई थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, और कब चलाई थी, और दूसरा जो उनकी पब्लिकेशन हुई थी उसका नाम क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ इजिप्ट, ठीक है। अब आ जाओ साइलेंट फीचर्स इजिप्टियन सिविलाइजेशन के क्या क्या थे। वी नो अबाउट मोर अबाउट इजिप्टियन सिविलाइजेशन देन एनी अदर सिविलाइजेशन। हमें ज़्यादा किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता एज़ कम्पेयर टू इजिप्टियन सिविलाइजेशन। क्यों? बिकॉज द एंशियंट इजिप्टियन लेफ्ट रिटन स्क्रिप्ट इन द फॉर्म ऑफ हीरोग्राफिक एंड ड्राइंग ऑन द वॉल ऑफ द टॉम्ब। क्यों हमें दूसरी सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता? क्योंकि ये इजिप्ट, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा ना कि वो स्केचेस बनाते थे, वो रिकॉर्ड करते थे, तो इस वजह से हमें पता है कि ये तो एक रिटन स्क्रिप्ट की फॉर्म में भी छोड़ के जाते थे, लिखा हुआ भी छोड़ते थे। दूसरा इन अ फॉर्म ऑफ हीरोग्राफ राइटिंग जो कि पेपर में एक होती है, हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। उसके बाद ये ड्राइंग करते थे, जैसे कि अब गुंबद वगैरह, कोई दीवारें वगैरह, उस पर भी लिखा होता था। तो अब जो आगे आता गया, जो ये नस्लें बढ़ती गई, तो फिर उनको पता चलता गया कि ये सिविलाइजेशन ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, इसमें ये लोग रहे हैं। तो दैट्स वाई वी नो मोर अबाउट इजिप्टियन सिविलाइजेशन एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसके साइलेंट फीचर्स हम स्टडी करते हैं। पहला हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। नियरली ऑल इजिप्टियन रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर। मतलब सारे इजिप्ट के जितने भी लोग थे वो किस पे रह रहे थे? एग्रीकल्चर पर रिलाई कर रहे थे, क्योंकि द कंडीशन फॉर फार्मिंग वर आइडियल। वहाँ की जो कंडीशन थी, जो किसान थे, जो खेती बाड़ी करते थे, वो बहुत बेस्ट थी, वो बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? बिकॉज ऑफ द प्रोक्सिमिटी ऑफ द नाइल रिवर। किस वजह से? वो जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर साथ ही था, उसकी ज़मीन ज़रखेज़ थी, इस वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम
बहुत अच्छा था। सो द रिवर फ्लडेड द सराउंडेड लैंड, जब रिवर पूरा फ्लड हो जाता था तो पानी इर्द गिर्द आ जाता था। एंड देन लिविंग बिहाइंड एलुवियल सॉइल, तो अपने पीछे वो क्या छोड़ के जाता था, जब पानी नीचे चला जाता था तो हमारी मिट्टी जो है वो नरम हो जाती थी। एंड देन फेवर द ग्रोथ ऑफ सिवरल काइंड ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट, तो फिर हम उसी वो ज़मीन जो जरखेज़ हुई है उसी में हम लोग फर्दर अपनी फसलें, अपने फ्रूट्स वो लोग उगाते थे इजिप्टियन सिविलाइजेशन। दैट्स वाई जो एग्रीकल्चर था वो वहाँ पे बहुत बेस्ट था, खेती बाड़ी का काम बहुत बेस्ट था, और ये एग्रीकल्चर पर रिलाय इसी वजह से करे थे, और ये फ्रूट्स डिफरेंट वेजिटेबल्स उगाते थे वहाँ पे। सो इजिप्टियन ग्रू कोरियल क्रॉप्स सच एज, अब ये एक क्रॉप का नाम क्या दिया हुआ है, कोरियल, सॉरी सीरियल है, कोरियल नहीं है। इजिप्टियन ग्रू सीरियल क्रॉप्स सच एज, अब कौन से क्रॉप्स हैं, जैसे कि वीट हो गई, बार्ली हो गया, वंस अ ईयर, साल में एक दफ़ा कौन से क्रॉप उगाते थे इजिप्टियन, तो आपको ये पता हो, एक है वीट और एक है बार्ली, ठीक है। एंड द सरप्लस वाज स्टोर टू इंश्योर द पॉपुलेशन कुड सर्वाइव अ बैड हार्वेस्ट सीजन और फेमाइन, और कुछ वो सामान जो है वो स्टोर करके रखते थे कि अगर इन केस कोई ख़तरा आ गया या कोई जंग लग गई या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे हमारे पास खाने को ढूंढने को कुछ ना हो, तो जो खाना हमने बचाया हुआ है हम वो इस्तेमाल कर सकें। सो वो ये काम करते थे, सरप्लस को स्टोर करते थे। तो आपको ये पता हो कि वो साल में कौन सी क्रॉप उगाते थे, सीरियल क्रॉप, और सीरियल में कौन सी दो क्रॉप्स आती हैं, वीट एंड बार्ली, ठीक है। इसमें आपने ये जहन में रखना है। उसके बाद सरप्लस ग्रेन वो जो रखते थे, बचा के रखते थे, वाज आल्सो एक्सपोर्टेड टू नेबर्स, तो वही सरप्लस जो है अपने इर्द गिर्द के जो नेबर्स ममालिक थे उनको भी वो एक्सपोर्ट करते थे नेबरिंग किंगडम एंड सेटलमेंट को। इसी वजह से जो इजिप्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता अमीर होता गया और एक पावरफुल किंगडम बन गया। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि हाउ इजिप्टियन बिकेम पावरफुल एंड वेल्दी, तो आपको ये पता हो क्योंकि वो जो सरप्लस क्रॉप्स को स्टोर करके रखते थे वो अपने दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करते थे, इस वजह से वो अमीर हुए और एक पावरफुल किंगडम वहाँ पे बन गया। बिसाइड सीरियल क्रॉप्स, इस सीरियल क्रॉप के अलावा, क्योंकि सीरियल में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक वीट और एक बार्ली, और सरप्लस को स्टोर करते थे। अब इसके अलावा जो है इजिप्टियन फ्रूट्स भी उगाते थे। फ्रूट्स में क्या क्या आता है, डेट्स आती हैं, फिग्स, ग्रेप्स, ये फ्रूट्स उगाते थे। आपको फ्रूट्स के नाम पता हों कि ये फ्रूट्स कौन कौन से उगाते थे। वेजिटेबल्स में आते हैं बीन्स, पी, अनियन, गार्लिक, कैबेज। फिर फूडर फॉर कैटल, फूडर का मतलब होता है जो भैंसें चारा खाती हैं वो भी उगाते थे। उसके बाद पपायरस, ये लिखा हुआ है पपायरस वाज अनदर। अब ये पपायरस वाज अनदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप दैट इन नेचुरली ग्रो अलॉन्ग द बैंक ऑफ नाइल रिवर। अब ये जो पपायरस है ये ऐसा क्रॉप है, ये खुद ही कुदरती उस नाइल रिवर के साथ उगता था, तो अब ये उसका इस्तेमाल करते थे। अब पपायरस, अब वर्ड आया है तो हम पहले पपायरस के बारे में इस साइड बॉक्स में पढ़ लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ से लास्ट 2 ईयर्स में 1-2 दफ़ा ये सवाल पूछा गया है, तो आप लोग ये पढ़ लो। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान से नज़र आए। पपायरस, इट वाज जनरली यूज्ड एज अ फूड, पपायरस को वो एक खाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बट वंस अदर यूजेस वर डिस्कवर, जब दूसरी चीज़ें डिस्कवर हो जाती थी, जब मतलब इसको ये डिस्कवर कर लेते थे, तो इट वाज कल्टिवेटेड बाय फार्मर ऑन अ लार्जर स्केल। जब एक दफ़ा ये नज़र आ गया कि अच्छा ये उग रहा है, तो फिर उसको डिफरेंट जगह पे भी उगाया जाता था किसानों की तरफ से। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, पपायरस वाज यूज्ड टू मेक रोप। पपायरस का इस्तेमाल कहाँ होता था, रस्सी बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए, सैंडल्स, एंड वाज प्रेस्ड एंड प्रोसीड टू मेक अ मटीरियल टू राइट ऑन, और ये कुछ ऐसे चीज़ें बनाते थे जिस पे हम लिख सकें। द पपायरस पेपर हो गया, और जो बाद में इजिप्टियन के जो एक बिगेस्ट एक्सपोर्ट बना, ये पेपर बनाते थे पपायरस से, और उसी पपायरस को वो एक्सपोर्ट करते थे दूसरे ममालिक में, और इसी वजह से ये एक अमीर होने का एक ज़रिया ये भी था, इनका फेमस होने का एक ज़रिया ये भी था।
तो आपको ये पता हो पपायरस बेसिकली है क्या। पपायरस नेचुरली उगता है क्रॉप किसके करीब, नाइल रिवर के करीब। पपायरस का यूज़ क्या है, पपायरस से हम रस्सी बना सकते हैं, मैट बना सकते हैं, सैंडल्स, वर्डप्रेस और कुछ ऐसे मटेरियल जिस पे लिखा जा सके, यानी कि पपायरस पेपर। और जो वो बिगेस्ट एक्सपोर्ट बना। अब आपको ये भी पता हो कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इजिप्टियन एट दैट टाइम, तो आप बताना दैट इज़ पपायरस पेपर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे। ये तो हो गया आपका एग्रीकल्चर। आई होप आपको एग्रीकल्चर क्लियर हो गया हो। एक मिनट। अब उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या, सिटीज़ एंड विलेजेस along the length of Nile River could be easily accessed as a Egyptian used boat for transportation well as a trader। अब जो शहर की तरफ जो गांव और शहर जो नाइल रिवर के साथ साथ थे वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे बिकॉज ऑफ द बोट की वजह से। और बोट पे वो क्या करते थे, तिजारत भी करते थे, यानी कि एक जगह पे से सामान लेके दूसरी जगह पे ट्रेडिंग करने जाते थे। सो इजिप्टियन वर स्किलफुल बोट मेकर। इजिप्टियन का दिमाग किस चीज़ में स्किलफुल था, वो बोट मेकर, वो कश्तियाँ बनाना उनको आता था। सो दे आल कैच फ़िश विच वाज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। और वो मछलियों को पकड़ते भी थे क्योंकि वो बाद में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना उनकी डाइट का। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये पता हो कि ट्रांसपोर्टेशन में जो इजिप्टियन थे वो किस चीज़ में स्किलफुल थे, बोट मेकिंग में। वो और वो उनका डाइट का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था, फ़िश को पकड़ना और फिर उसको खाना। तो ये था। उसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथ में जो हम लोग वैल्यूज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या पाई की वैल्यू जो हम पढ़ते हैं वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन ने ईजाद की थी, आप ये कह सकते हो। ठीक है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन न्यू ज्योमेट्री, इनको पता था ज्योमेट्री के बारे में एंड वे टू कैलकुलेट सरफेस एंड वॉल्यूम। हम जिस तरह मैथ में सरफेस और वॉल्यूम का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं तो इनको पता था कि ज्योमेट्री, ये वॉल्यूम और ये सरफेस का वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द प्रिसिशन इन पायरामिड बिल्डिंग। जो किसके एविडेंट था, जो पायरामिड बिल्डिंग हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो उनसे लिंक करता था। सो दे मेक यूज़ ऑफ द डेसिमल सिस्टम। इन्होंने डेसिमल सिस्टम जो हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ यूज़ करते हैं 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, सिर्फ यहाँ पे ये रुके नहीं बल्कि इन्होंने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पे भी इन्होंने काम किया और ये जानते थे, इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ बिलीव दैट दे हैड ऑलमोस्ट कम क्वाइट क्लोज। फिर इनका यकीन ये था कि अब हमने इतना कुछ इस्तेमाल कर लिया, इतना कुछ बना लिया, अब हमें इतना यकीन है कि हम अब पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 इसके बहुत करीब है। तो बेसिकली इन्होंने निकाल ली थी। तो ये था मैथमेटिक्स कि इन्होंने कैसे पाई की वैल्यू या उन किस चीज़ में ये कैसे इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली जानते थे। तो ये आपका इसमें से इजी ये क्वेश्चन आ सकता है। इन केस अगर आपके पेपर में आते हैं राइट द साइलेंट फीचर ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो आप सबसे पहले एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन करना। ज़्यादा डिटेल में मत लिखना, अगर इतने नंबर देख के आप उतना लिखना, ठीक है। अगर 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन कर दोगे कि वो ये फ्रूट्स उगाते थे, पपायरस का लिख देना बीच में। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन लिखोगे तो फिर बताना वो स्किलफुल हैं बोट मेकिंग में एंड देन फिर फर्दर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर आप मैथमेटिक्स में लिखना कि वो दे न्यू ज्योमेट्री एंड द वैल्यू ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम एंड देन मल्टीप्लाई प्लस, इन सबको लिख के एंड देन बताना कि दे बिलीव दैट दे आर क्लोज टू द पाई वैल्यू एंड देन इसको क्लोज कर देना। आगे जो है हमारे जो साइलेंट फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।